हम लोग वृद्धि संधि का अध्ययन कर रहे हैं। वृद्धि संधि के क्रम में एक सूत्र भी आएगा, उपसर्गात् वृद्धिधातौ। उपसर्गात् वृद्धिधातौ, इस सूत्र को समझने से पहले उसमें आया हुआ जो उपसर्ग पद है उसका अर्थ जानना अपेक्षित है कि नहीं। दूसरा उसमें आया है धातु पद। वृद्धि संधि करने वाला सूत्र है उपसर्गात् वृद्धिधातौ। तो उपसर्गात् वृद्धिधातौ, इस सूत्र में दो पद ऐसे हैं जिनसे हम अपरिचित हैं। एक उपसर्ग पद और दूसरा धातु पद। तो जब तक उपसर्ग पद का तथा धातु पद के अर्थ का ज्ञान न हो जाए तब तक उपसर्गात् वृद्धिधातौ इस सूत्र के अर्थ को समझने में हम लोग क्या रहेंगे? असमर्थ रहेंगे। अतः उस सूत्र का अर्थ हमको समझ में आ जाए, इसलिए ग्रंथकार पहले उपसर्ग पद का अर्थ बता दे रहे हैं। इसके बाद दूसरे सूत्र में धातु पद का अर्थ भी बताएंगे, तब कहीं जाकर के वृद्धि संधि का निरूपण करेंगे। तो ये आपको प्रसंग स्मरण रखना है कि उपसर्गात् क्रिया योगे यह सूत्र क्यों आ रहा है। प्रश्न होगा ना, अरे बताना क्या था? संधि, प्रतिज्ञा किया है अत्संधि, तो अत्संधि ही बताना चाहिए था, संज्ञा क्यों बता रहे हैं? तो उसका कारण यही है कि संधि करने वाला सूत्र है उपसर्गात् वृद्धिधातौ, उसमें उपसर्गात् पद है। तो जब तक उपसर्ग पद के अर्थ का ज्ञान नहीं होगा तब तक उस वृद्धि विधायक सूत्र के अर्थ को समझने में हम लोग अक्षम रहेंगे। उसी प्रकार धातु पद के अर्थ का परिज्ञान न होने से हम सूत्रार्थ, संधि विधायक सूत्रार्थ को समझने में असमर्थ रहे। अतः ग्रंथकार पहले उपसर्ग पद का क्या अर्थ है यह बताने के लिए उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र को लिखते हैं। तो उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र है उपसर्गाः क्रियायोगे। अनेन सूत्रेण किं क्रियते? उपसर्ग संज्ञा क्रियते। अस्मिन् सूत्रे तत्र पदद्वयं वर्तते। उपसर्गाः इति प्रथमा बहुवचनान्तं पदम्, क्रियायोगे इति सप्तम एकवचनान्तं पदम्। यत् सप्तम्यन्तं पदमस्ति तत् समस्तं वर्तते। तत्र कः समासः, को विग्रहः इति जिज्ञासायाम् अत्र विचार्यते। यत् क्रियया योगः इति क्रियायोगः तस्मिन् क्रियायोगे। कैसे करना है? क्रियया योगः, क्रियया योगः इति क्रियायोगः तस्मिन् क्रियायोगे। अत्र कः समासः? तृतीया तत्पुरुष समासः। बात सुनिए, क्रिया का मतलब आप जानते ही हैं, कुछ व्यापार क्रिया। योग शब्द का अर्थ है संबंध। चित्तवृत्ति निरोधः योगः न, अपितु योग का मतलब बताते हैं ना भाई, योग मतलब क्या है? तो सूत्रकार ने बताया चित्तवृत्ति निरोधः योगः, अथवा योगः नाम समाधि, युजिर समाधम है धातु है, युजिर योगे इत्यादि। अत्र योगः नाम संबंधः। क्रियया योगः इत्यस्य कः अर्थः? क्रियया सह संबंधः। सप्तमी है संबंधे सति, हम सप्तमी लगा देते ना प्रसंगे सति, सप्तमी के लिए
तो यहाँ क्रिया योगे का अर्थ क्या होगा? क्रिया सह संबंधे सति, क्रिया के साथ संबंध रहने पर, क्रिया के साथ संबंध होने पर, ये जो है क्रिया योगे का अर्थ है। इस सूत्र में प्रादयः इस पद की अनुवृत्ति आती है। इससे पहले एक सूत्र है प्रादयः, तो प्रादयः की अनुवृत्ति आती है। प्रादयः, ये जो प्रादयः पद है इसमें बहुव्रीहि समास है, समस्त पद है। प्रा आदिर येषां ते प्रादयः, बना लेंगे, प्रा आदिर येषां ते प्रादयः, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। कौन सा बहुव्रीहि है? तो इसको कहना है तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। कौन सा बहुव्रीहि है? अभी तक हम नहीं पढ़े थे इस बात को, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको कि बहुव्रीहि दो प्रकार का होता है। एक तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, दूसरा अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। देखो, सामान्यतः हम लोग क्या जानते हैं कि बहुव्रीहि समास में अन्य पदार्थ की प्रधानता रहती है। अन्य पदार्थ का तात्पर्य है समस्यमान पद के अर्थ से अतिरिक्त अर्थ की प्रधानता रहती है। जैसे पीतांबर है, पीतम अंबरम यस्य, पीत का मतलब पीला, अंबर शब्द का अर्थ है कपड़ा, तो जिसका पीला कपड़ा है उस व्यक्ति को पीतांबर कहते हैं। तो भगवान विष्णु का नाम है पीतांबर अच्युतो सारथी विश्वक्सेनो जनार्दनः, ऐसा सब है। तो पीतांबरः उनका नाम है। अब देखिए, पीत शब्द का मतलब पीतांबर से विष्णु का बोध हो रहा है। समस्यमान पद कितने हैं? दो, पीत पद और अंबर पद। किसी के अर्थ का बोध हो रहा है? नहीं हो रहा। समस्यमान पद पीत, उसका अर्थ है पीला। समस्यमान दूसरा पद अंबर, उसका अर्थ है कपड़ा, वस्त्र। उन किसी का बोध हो रहा है पीतांबर से? नहीं हो रहा। तो समस्यमान पद के अर्थ से अतिरिक्त अर्थ का ही बहुव्रीहि समास में भान होता है। इसलिए बहुव्रीहि समास का एक लक्षण बताया जाता है, प्रायः अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। समझा गया? लेकिन कुछ ऐसे स्थल होते हैं जहां समस्यमान पद के अर्थ का भी संग्रह करना होता है। अगर देखिए, प्रादयः में हम बहुव्रीहि सामान्य रीति से माने, जैसे आप लोग जान रहे हैं, तो प्रा आदिर येषां ते, प्रा जिसके आदि में है, ऐसे गण को लेना है। तो प्रा किसके आदि में है? परा, आप सम, अन इत्यादि के आदि में। तो प्रा छूट जाएगा कि नहीं छूटेगा? प्रादयः कहने में प्रा का ग्रहण नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो समस्यमान पदार्थ ही है। प्रा कैसा है? मतलब समस्यमान पद में विशेषण है, समस्यमान जो पद उसका अर्थ। तो ये प्रा क्या है? समस्यमान पद का, ये जो पढ़ते ना प्रा, प्रा, परा, अप, सम इत्यादि सब ये अप्रा है आदि में जिसके। अन्य पदार्थ लेंगे तो कौन आएगा? परा के बाद वाले आएंगे, परा आप आएगा। भाई लक्षण क्या है कि अन्य पदार्थ प्रधान होता है। अन्य मतलब समस्यमान पद के अर्थ से अतिरिक्त। अन्य पद का मतलब, अन्य पदार्थ का मतलब क्या है? समस्यमान पद के अर्थ से अतिरिक्त अर्थ की प्रधानता। समस्यमान पद प्रा है और आदि। कितने पद है इसमें? प्रा और आदि। प्रा आदिर येषां, येषां ते प्रादयः। तो समस्यमान दो पद, प्रा पद और आदि पद। उससे अतिरिक्त अर्थ की प्रधानता होगी तो परा, अप, सम ये तो आ जाएगा, प्रा नहीं आ पाएगा। समझा गया? प्रा, लेकिन प्रा की भी उपसर्ग संज्ञा करनी है कि नहीं करनी है? करनी है। इसलिए हम क्या मानते हैं कि यहाँ पर तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास मानते हैं। बात समझ गए? तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि मानने में क्या होता है कि
वह समस्यमान पद के अर्थ का भी उसमें संग्रह हो जाता है। पक्ष में अगर समस्यमान पद के अर्थ का भी संग्रह हो जाता है तो प्राद इसमें तद्गुण मान लिए तो प्रा का भी ग्रहण हो जाएगा, और जब अतद्गुण मानेंगे तो प्रा का संग्रह नहीं होगा। पक्ष में तो हमने क्या जाना अभी कि बहुव्रीहि समास दो प्रकार का होता है, तद्गुण बहुव्रीहि समास और अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास। दोनों में अंतर क्या है? तो तद्गुण बहुव्रीहि समास में, तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास में समस्यमान पद के अर्थ का भी संग्रह हो जाता है, और अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि में समस्यमान पद के अर्थ का ग्रहण नहीं होता। बात सुनागे, ये जो है दोनों में तद्गुण संविज्ञान और अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि में अंतर है। ये इस बात को हम लोग सर्वादीनि सर्वनामानि इस सूत्र में विस्तार से पढ़ेंगे। सामान्यतः एक प्रायः की अनुवृत्ति हमने किया तो हमने बता दिया कि ये याद रखना है कि दो प्रकार का होता है। विशेष क्या अंतर है? तद्गुण संविज्ञान शब्द से क्या अर्थ निकलता है, अतद्गुण संविज्ञान शब्द से क्या अर्थ निकलता है, ये सारा विवेचन सर्वादीनि सर्वनामानि इस सूत्र को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर करेंगे, क्योंकि वहां पर सर्वादीनि लिखा सर्व आदिर येषाम तानि सर्वादीनि, सर्व का संग्रह करना है। सामान्य लेंगे तो छूट जाएगा, सर्व की ही सर्वनाम संज्ञा नहीं हो पाएगी, बाकी विश्व उभय की तो हो जाएगी। इसलिए सर्वादि में यही तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि मानना है। उसके उदाहरण सहित लंबकरण मानय, दृष्ट सागर मानय इत्यादि सब उदाहरण सहित हम लोग वहां पर विवेचन करेंगे। लेकिन इतना आपको जरूर स्मरण रखना है कि बहुव्रीहि दो प्रकार का होता है, तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि और अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। प्रादयः इत्यत्र कीदृशः बहुव्रीहि समासः, तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समासः। बात समझ गई? तो इससे प्रा का भी संग्रह है, प्रादयः ये दिया। तो इसमें तीन पद हमको मिल गए। प्रादयः ये भी एक पद है, उपसर्गाः यह दूसरा पद है, क्रिया योगे ये तीसरा पद है। अब हमने अभी अभी बताया कि ये सूत्र करता क्या है, उपसर्ग संज्ञा करता है, मतलब संज्ञा सूत्र। षट्विधेषु सूत्रेषु मध्ये इदं संज्ञा सूत्रम्। संज्ञा सूत्र है तो उसमें दो दल होगा, एक संज्ञा बोधक दल, एक संज्ञी दल। तो यहाँ जो उपसर्गा है ये पद है, यह संज्ञा बोधक पद है। कैसा पद है? संज्ञा बोधक पद है उपसर्गा, मतलब इसके द्वारा उपसर्ग संज्ञा की जा रही है। वह उपसर्ग संज्ञा किसकी हो रही है? तो संज्ञी बोधक पद है प्रादयः। अनुवर्त्यमान जो प्रादयः है वह क्या है? संज्ञी बोधक दल है। बंद हो गया क्या? उसको हटा दो, चलता रहेगा, चल रहा ना? चलो बात सुन रही। प्रादयः ये क्या है? संज्ञी बोधक दल। प्रादयः की ही प्रापरा इत्यादि जो प्रादि हैं उन प्रादियों की ही सूत्र के द्वारा उपसर्ग संज्ञा की जा रही है। बात सुन रही। कब किया जाएगा? तो ये क्रिया योगे पद है, यह निमित्त है। संज्ञा कब होगी? तो क्रिया के साथ योग अर्थात संबंध रहने पर ही। समझा गया? जब क्रिया के साथ इसका संबंध रहेगा तभी जो है इसकी उपसर्ग संज्ञा होगी। जहां क्रिया के साथ संबंध नहीं है वहां पर इसकी क्या नहीं होगी? उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी। प्राचार्य शब्द है, ये प्रा क्या चीज है? यहाँ है प्रा जो है उपसर्ग नहीं है, क्योंकि निमित्त कब उपसर्ग होता है? जब क्रिया के साथ योग रहे। आचार्य कोई क्रिया है क्या? नहीं, आचार्य कोई क्रिया नहीं है ना। तो प्रगतः आचार्यः इति प्राचार्य ऐसा बनता है समास होकर, जिसका आचार्यत्व तो नष्ट हो गया, इसलिए प्राचार्य बनने में बहुत खुशी नहीं होना चाहिए है भाई, आचार्य तो चला गया। प्रगतः आचार्यः असौ प्राचार्यः,
अरे होता क्या है, सामान्य देखते अध्यापक रहता तो पढ़ाता रहता, सब लोग आचार्य जी करते हैं। जैसे जो है प्राचार्य बना तो पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के कागज में इधर उधर साइड करते घूमता रहता, ठीक करते होता कि नहीं। लेकिन तो उसका विग्रह है प्रगतः आचार्य, असौ आचार्य, बोला आचार्य तो खत्म है, तो जो है प्रगतः आचार्य इति आचार्य। अब यहाँ जो प्रा है वो प्रादि तो है, लेकिन क्या नहीं है जी, वह उपसर्ग नहीं है, उसको हम उपसर्ग नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इस प्रा का क्रिया के साथ योग, बात सुना कि जहां क्रिया के साथ योग रहेगा वहीं पर प्रादियों की उपसर्ग संज्ञा होगी। एक और बात, एक सूत्र है प्राग्रीस्वरान्निपाताः। क्या सूत्र है? प्राग्रीस्वरान्निपाताः। निपाताः, ये सूत्र है प्राग्रीस्वरान्निपाताः। प्राग्रीस्वरान्निपाताः, प्राग्रीस्वरान्निपाताः, ये सूत्र। तो इससे निपाताः का अधिकार आता है। क्या आता है? निपाताः का अधिकार आ रहा है, मतलब बाद वाले सभी सूत्रों को उसका संबंध हो रहा है। तो प्रादियों की ओर कौन संज्ञा होती है? निपात संज्ञा भी होती है। तो उपसर्ग संज्ञा रहे चाहे ना रहे, उनकी निपात संज्ञा तो नहीं सकती। इसलिए यहाँ पर जो प्रा में, प्राचार्य में जो प्रा है वो निपात है। निपात होने से प्रादय सूत्र के द्वारा वो निपात है, तो स्वराज निपात अव्यय के अनुसार अव्यय भी है, लेकिन उसको उपसर्ग हम नहीं कर सकते। बात समझ गई? तो ये प्राग्रीस्वरन् निपाताः, इस सूत्र के द्वारा निपाताः का अधिकार कहाँ रहा है? उपसर्गाः क्रिया योगे, इस सूत्र में भी आ रहा है। तो क्या अर्थ होगा इसका? प्रादयः निपाताः सन्तः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञकाः भवन्ति। पहले ये प्रादि निपात संज्ञक होते हैं, निपात रहते हुए भी यह उपसर्ग संज्ञक होते हैं। बात समझ गए? ऐसा इसका संबंध करना है। प्रादयः निपाताः सन्तः उपसर्ग संज्ञकाः भवन्ति क्रिया योगे। क्लियर हो गया? ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? अगर स्वतंत्र स्वतंत्र मानेंगे तो ये दोनों सूत्र प्रथम अध्याय के चौथे पाद में पढ़े, लेकिन उपसर्गा क्रिया योगे देखिए प्रथम अध्याय के चौथे पाद में, और वहीं पर प्राग्रीस्वरान्निपाताः भी उसके 2-3 सूत्र पहले। तो यहाँ प्रथम अध्याय के चौथे पाद का पहला सूत्र है आकडारा देका संज्ञा। इस सूत्र का दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के 38 नंबर का सूत्र है कडाराः कर्मधारयः। वहां तक अधिकार है। तो नियम क्या है? एक ही संज्ञा होगी, दो संज्ञाएं एक साथ नहीं होगी। आकडारा एका संज्ञा, एक ही होगा, पाएगी। हमको दोनों संज्ञा करना है। जिस समय ये प्रा उपसर्ग कहलाएगा उस समय निपात भी हमको चाहिए, निपात भी रहे और उपसर्ग भी रहे, दोनों संज्ञाओं का समावेश करना है। इसलिए क्या करना है कि अधिकार लाएंगे और अर्थ करेंगे प्रादयाः निपाताः सन्तः। निपात होते हुए, निपात रहेंगे और उसके रहते हुए निपातत्व में रहेगा, उसके साथ साथ ये क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञक होते हैं। बात सुनेंगे तो कैसे अर्थ करेंगे? प्रादयः निपाताः सन्तः, सन्तः मतलब रहते हुए, तो प्रादयः निपाताः सन्तः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञकाः भवन्ति। अर्थ बना लेंगे समझो। प्रादयः निपाताः सन्तः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञकाः भवन्ति। निपात संज्ञा के लिए क्रिया योग अपेक्षित नहीं, क्रिया योग ना रहने पर भी निपात तो रहेंगे। तो निपात रहते हुए जब उनका क्रिया के साथ योग होगा तो क्या हो जाएगी? उपसर्ग संज्ञा
हो जाएगी। बात समझ गई नहीं? उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा अगर सबको स्पष्ट रखना है कि प्रादि निपात होते हुए क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञक होते हैं। यह इस सूत्र का अर्थ है। क्लियर? क्रिया योगे रखने से क्या हुआ कि जहाँ क्रिया का योग नहीं है प्राचार्य इत्यादि स्थल में, वहां पर प्राशब्द निपात तो है, वह अव्यय तो है, किंतु उपसर्ग नहीं। बात सुना गई? तो जहां क्रिया का योग न रहे वहां पर उपसर्ग संज्ञा न हो, इसके लिए ही क्रिया योगे शब्द को रखा गया। बात सुना गई? अब यहां देखो थोड़ा सा एक विशेष हम लोग विचार करते हैं। ये जो अर्थ आप कर रहे हो, इस अर्थ के लिए योगे शब्द की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? योगे की आवश्यकता। अर्थ यही है। अर्थ आप दृढ़ता से बांध करके रख लीजिए कि यही अर्थ है। प्रादयः निपाताः सन्तः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञकाः भवन्ति। इस अर्थ में कोई छेड़खानी नहीं करना है, सिद्धांतभूत अर्थ। लेकिन थोड़ा सा हम विचार करते हैं कि यह अर्थ बिना योगे पद के भी निकल आए। योगे का मतलब संबंध रहने पर वह अर्थ बिना योगे पद के भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो योगे नहीं रखेंगे तो क्या रहेगा? क्रिया रहेगा कि नहीं? अब क्रिया का मतलब क्या है? तृतीया है कि नहीं? वहां तृतीया किससे हुई है? तो आपको कहना पड़ेगा सह के योग में क्रिया के साथ योग रहने पर यही करते हैं। तो तृतीया के द्वारा ही क्रिया इस पद में जो तृतीया रहेगी, उस तृतीया के द्वारा ही क्रिया के साथ योग रहने पर इस प्रकार का अर्थ हो जाएगा। उसके लिए योगे रखने की आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे क्या आपने अदृष्ट चरी कल्पना की? ऐसा भी कहीं होता है? तो हम याद दिला दें। अच्छा अभी पहुंचे नहीं हम लोग, लेकिन जब प्राय लोग पढ़े हैं तो आप समझ जाएंगे। एक सूत्र है स्तोष चुनाश्चुन, लेकिन सूत्र में लिखा है चुना, चुना। वृत्ति में क्या लिखे हैं? चुना योगे। आया कि योगे कहां से आया? उस चुना में जो तृतीया है, तृतीया के कारण ही आ गया। स्तोष चुनाश्चुन सूत्र में जो चुना में तृतीया है, वो तृतीया साहित्य अप्रधान सूत्र के द्वारा शाह शब्द के योग न रहने पर भी सहार्थ की प्रतीति मात्र में होती है। साहित्य शाह शब्द के योग में तृतीया करता है, ये सामान्य लोग जानते हैं और ये उसका सामान्य सहायुक्त यह सूत्र सहार्थ के योग में तृतीया करता है, ये जो उसका वास्तविक अर्थ। शाह पद रहना अपेक्षित नहीं, अथवा सहार्थक कोई दूसरा शब्द भी रहे ये भी जरूरी नहीं है तो ठीक। सह का अर्थ रहना चाहिए। सह का अर्थ क्या है? साहित्य। सहायुक्त प्रधान में जो सह है, उस सह का अर्थ क्या होता है? ये सह का मतलब है साहित्य। तो सह के योग में तृतीया होती है अप्रधान से, ये सामान्य लोग जानते हैं। सामान्यतः अर्थ से वस्तुतः अर्थ क्या है? वस्तुतः अर्थ सहार्थ योगे। वहां पर मिलेगा सहायुक्त, ये युक्तक ग्रहण के कारण ही वहां ये विशेष अर्थ निकलता है। सहाय नहीं तो सहेन कर दे, सहेन मतलब सह के योग रहे अर्थ निकल जाए, तृतीया हो जाती। जैसे पृथक बिना नाना भी तृतीया कर दिए, उसके साथ योग रहे, योगे नहीं लिखा। पृथक बिना नाना भी तृतीयान्यतरस्याम, तो इस सूत्र में जो पृथक बिना नाना भी रखा, इनमें से कोई शब्द रहेगा तो तृतीया द्वितीया पंचमी हो जाती है। रखा है कि ये नाना भी योगे नहीं रखा, योगे के बिना हो जाते, इससे सहायुक्त प्रधान में भी हो जाएगा। केवल सहेन करते तो भी हो जाएगा सहायुक्त। युक्तक ग्रहण क्यों किया गया है? तो वहां युक्त का अभिप्राय क्या है कि सह शब्द का योग अपेक्षित, क्या अपेक्षित है? सह शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ का योग अर्थात संबंध अपेक्षित। सहार्थ का संबंध रहेगा तो तृतीया विभक्ति आ जाती है। बात सुना गई? तो स्तोष चुनाश्चु में सह शब्द तो नहीं है, लेकिन सहार्थ का संबंध है तो तृतीया आ गई कि नहीं? और वृत्ति में लिखा भी सकार चवर्गाभ्याम योगे। क्यों लिखा है? क्योंकि वो सहायुक्त से तृतीया है।
यहां पर भी तृतीया कर देते क्रियया, तो जैसे चुना में हो जाता है सकार चवर्गाभ्याम सहयोगे, वैसे यहां पर भी अर्थ हो जाता क्रियया योगे, क्रियया सहयोगे, क्रिया के साथ संबंध रहने पर। ये योगे ग्रहण क्यों किया? तो योग ग्रहण करके ग्रंथकार एक विशेष बात बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? कि येन केन प्रकारेण क्रिया योग विवक्षित नहीं है, अपितु कोई एक धातु है, उस धातु से उपस्थाप्य जो क्रिया है, उस क्रिया के साथ अगर प्राजियों का संबंध है, तो उसी धातु के प्रति ही इसकी उपसर्ग संज्ञा होगी। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, आप समझ पाएंगे। देखिए, एक प्रयोग बनता है विशेषकः से विशेषकः, ये शब्द बनता है। कैसे बनता है? तो विशेषकः में इसका विग्रह देखिए, विगतः सेचकः यस्मात्, कौन समास है? बहुव्रीहि समास। अरे ना सोचना क्या, यह शब्द दिख रहा है, फट से बोलना। विगतः सेचकः यस्मात् इति विशेषकः, कः समासः? बहुव्रीहि समास। अब सुनाए, कौन सा बहुव्रीहि? अभी तद्गुण तद्गुण छोड़ो, उसके पहले भी और भेद बताए थे। कौन? पंचम व्यर्थ बहुव्रीहि। कैसा बहुव्रीहि? पंचम व्यर्थ बहुव्रीहि समास। सेचक शब्द का अर्थ है जो सींचता, सिंचती सेचता। एक गांव में जब पानी लगाने के लिए खेत में किसी व्यक्ति को ला करके रखा गया, किसी सेचक को ला करके गांव में रखा गया, वो पानी आने लगाता रहा, बाद में छुट्टी लेके 2 दिन 4 दिन अपने गांव चला जाए। और एक बार क्या हुआ, किसी ने डांट दिया और सारा बुरिया बिस्तर लेकर के अपने गांव वहां से जो चला गया कि अब जो है हम गांव में इसमें रहेंगे। तो विगतः मतलब विशेषेण गतः, विशेषेण का मतलब क्या है? पूरी तरह से चला गया। हमेशा तो जाता रहा कि 2 दिन 4 दिन के बाद फिर आ गया, लेकिन इस बार कैसे गया है? विगतः, भी मतलब विशेषेण गतः, एकदम चला ही गया है, आएगा दोबारा। विगतः सेचकः यस्मात् ग्राम सग्रामः विशेषकः, उस गांव को हम क्या कहेंगे? सेचक से रहित हो गया। क्या हो गया है? सेचक से रहित हो गया, उसको कोई सेचक नहीं बचा। तो विगतः सेचकः यस्मात् ग्राम सग्रामः विशेषको ग्रामः, उसको विशेषकः ग्रामः। अर्थ समझ में आ गया? अब यहां देखो विशेषकः बना, ये भी उपसर्ग है कि नहीं है ना? क्रिया के साथ संबंध है, विशेषण क्रिया के साथ, तो कहेंगे नहीं, वस्तुतः ये भी जो है उपसर्ग नहीं है। क्या नहीं है? यहां विशेषकः में जो भी है वो क्या नहीं है? उपसर्ग नहीं। क्यों नहीं? अगर सामान्य अर्थ करेंगे क्रिया के साथ योग रहने पर, तो वी का क्रिया के साथ योग है कि नहीं है? किस क्रिया के साथ योग नहीं, तो उसका गमनक क्रिया के साथ योग। वी का संबंध किसके साथ है? गमनक क्रिया के साथ ही संबंध है। योगे ना रखे, योगे अगर ना रखे तो क्रिया इतना ही रहेगा, तो भी अर्थ क्या रहेगा? क्रिया के साथ योग रहने पर, योगे हटा दे सूत्र से, फिर भी अर्थ क्या रहेगा? क्रिया के साथ संबंध रहने पर प्रागी उपसर्ग संज्ञक होते हैं, ऐसा अर्थ है। वी का क्रिया के साथ योग है कि नहीं है? किस क्रिया के साथ? गमनक क्रिया के साथ वी का योग है, संबंध है, तो वी की कौन संज्ञा हो जाएगी? उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी। अब ये वी उपसर्ग हो गया, उससे परे सिंच धातु का जो सकार है इसको शक्त होने लगे। क्या होने लगेगा? तो ये सा होने लगे। उपसर्गा सुनोति सुमति स्तौति स्तोभति इत्यादि करके एक सूत्र है, उसमें सिद्ध धातु का भी उल्लेख। तो उपसर्ग से परे
जब इन धातु का अवयव सकार पर में रहता है उसको क्या कर देता है, मूर्धन्य सा कर देता है। अगर ये भी उपसर्ग होगा तो क्या हो जाएगा, शेषकार के सकार को शक्त होने लगेगा नहीं। भाई क्रिया योगे क्यों रखा, तो क्रिया योगे रखने का प्रयोजन है कि जहां क्रिया का योग नहीं है उसकी क्या ना हो, उपसर्ग संज्ञा ना हो। प्रायः में तो नहीं हुई लेकिन विशेष कहा में तो हो जाएगी। क्रिया योग रखने पर भी हो जाएगी, विशेषता में भी की उपसर्ग संज्ञा नहीं करना है सिद्धांत। विशेषता इस पद में वी की उपसर्ग संज्ञा नहीं करना है सिद्धांत, उसकी नहीं होती, लेकिन नहीं होती इसलिए क्रिया योग में रखा है। लेकिन रखने पर भी प्राप्त है, क्यों, क्योंकि वी की जो है गमन समझा गई कि उपसर्गा क्रिया योगे, इस सूत्र में योगे रख करके ग्रंथ मतलब सूत्रकार कुछ विशेष बात बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं कि जिस क्रिया के प्रति उपसर्ग का संबंध होगा तदवाचक धातु के प्रति ही वह कौन संज्ञक होगा, उपसर्ग संज्ञक होगा। एक वचन याद कर लीजिएगा, यत् क्रिया युक्ता प्रादयः, ये यहाँ लिखते ऊपर कहाँ लिखे यहाँ पर इसको लिख लीजिए, सब लोग कंठ कर लीजिए। यत् क्रिया यत् क्रियायुक्ता प्रादयः तं प्रत्येव गत्युपसर्ग संज्ञकाः तद क्रियाविरुद्धो भवन्ति। यत् क्रियायुक्ताः प्रादयः तं प्रत्येव गत्युपसर्ग संज्ञकाः भवन्ति। ये जो है यहाँ सह ग्रहण सामर्थ्यार्थी योग पद ग्रहण सामर्थ्यार्थी निकलता है। यत् शब्द से धातु को लेना है, यत् से किसको लेना है, तो यत् क्रिया युक्त मतलब यत् धात्वर्थ क्रिया से युक्त, जिस धात्वर्थ क्रिया से युक्त प्रादयः होते हैं तम प्रत्येव, उसी धातु के प्रति ही गति संज्ञक भी होते हैं और उसी धातु के प्रति ही उपसर्ग संज्ञक भी होते हैं। अर्थ स्पष्ट है। यद्धात्वर्थ क्रिया से युक्त होते हैं प्रादि, यद्धात्वर्थ क्रिया से युक्त प्रादि होते हैं, उस धातु के प्रति ही गति संज्ञक और उपसर्ग संज्ञक होते हैं। बात सुना गई। तो ये विशेषिका में जो भी है वो किस क्रिया के साथ युक्त है, गमधात्वर्थ क्रिया के साथ। क्या कहना है, ये जो भी है यहाँ देखिए, भी गमधात्वर्थ गमन क्रिया के साथ ही युक्त है, अतः वह भी तम मतलब ये गम धातु के प्रति ही उपसर्ग संज्ञक होगा। वो भी सिच धात्वर्थ सेचनक क्रिया के प्रति सेचनक क्रिया से युक्त नहीं है। विशेषका में जो भी है वह भी सिच धात्वर्थ सेचनक क्रिया से युक्त नहीं है, अतः उस सिच धातु के प्रति उपसर्ग संज्ञक नहीं होगा। बात सुना गई। उपसर्ग संज्ञक नहीं है इसलिए वह सेचका के सकार पुरुषत्व नहीं होगा। बात सुना गई। ये बात किससे निकली, योग ग्रहण सामर्थ्यार्थी
केवल क्रिया योगे इतना करना होता तो क्रिया इतने से ही निकल जाता, लेकिन योगे क्यों रखा? तो शब्दाधिक्यात अर्थाधिक्यम एक नियम, जब शब्द अधिक बताते हैं तो उसमें अर्थ भी कुछ अधिक बताना होता है। शब्दाधिक्यात अर्थाधिक्यम, शब्द के आधिक्य होने से अर्थ में भी आधिक्य आता है। तो शब्द अधिक क्या है? योगे। योगे इति शब्दाधिक्यात अर्थाधिक्यम है। किस अर्थ का आधिक्य है? यत् क्रियायुक्ता प्रादयः तम प्रत्येव प्रत्युपसर्ग संज्ञकाः भवन्ति। इस अधिक अर्थ को योगे से बताया जा रहा है कि जिस धातु क्रिया के प्रति क्रिया से युक्त होंगे उसी धातु के प्रति गति संज्ञा का उपसर्ग संज्ञा होगी। गम धातु अर्थ गमन क्रिया के से युक्त है, अतः गम धातु के प्रति उपसर्ग तो है, लेकिन सिच धातु अर्थ से चरक क्रिया से युक्त न होने से सिच धातु के प्रति उपसर्ग नहीं है, तो उपसर्ग से परे सिच धातु न मिलने के कारण सत्व की प्राप्ति नहीं। योगी का सार्थक हो गया। अर्थ क्या हुआ सूत्र का? निपाताः प्रादयः निपाताः सन्तः क्रिया योगे और गतिश्चा सूत्र है गतिसंज्ञकाः। और प्रादि कितने हैं तो उनको ग्रंथकार गिना रहे हैं। प्रा, परा, अप, सम, अनु, अप, निस, नेर, दुस, दुर, री, आम, नी, आदि, आदि, अति, सु, उद, आदि, प्रति, परि, उप। ये 22 प्रादि है। इन्हीं की ही सूत्र के द्वारा कौन संज्ञा होती है? अब प्रादियों में बहुत विचार है कि कौन रेफांत है, कौन निश और दुस है, निर और दुर है, तो शा को भी रूढ़ी हो जाता है। तो ये सब बहुत सारा विचार है, 2 माना जाए कि 1 माना जाए, ये सब बड़े ग्रंथ में जो है पढ़ाया है। आज का पाठ हम लोग इतना ही करते हैं।